हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और मैं चंद्रिका कुमार, और आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास यहाँ पर 10वां हो गया। ठीक है, ओके, क्लास हो गया यहाँ पर 10वां हो गया। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर साइंस हो गया, यानी विज्ञान। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है ये। ओके, एनसीईआरटी बुक है ये। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज हम कंप्लीट कर रहे हैं ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो बार बार एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन हम लिए हैं जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम में। ठीक है, ओके, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, जो वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स में क्या किए कि 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन कंप्लीट कर दिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार कंप्लीट कर दिए। 2 चैप्टर मेरा फिजिक्स का और बचा हुआ, ये भी जल्द कंप्लीट हम कर देंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान में यानी चलते हैं केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं उस समय इसका कंप्लीट हम कर दिए। आम्ल क्षारक एवं लवण, इसका भी धातु एवं अधातु। ठीक है, 3 चैप्टर, और यहाँ बचा हुआ 2 चैप्टर का हम बाद में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जीव विज्ञान हम आज यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम ले रहे हैं, जैव प्रक्रम। ठीक है, इसमें टोटल जो है वो यहाँ पर 7 चैप्टर है बायोलॉजी में जैव प्रक्रम का। ठीक है, चैप्टर ए 6 है। ठीक है, आपको मिल जाएगा बुक में चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर ए 6 है। ठीक है, जैव प्रक्रम, इस चैप्टर का जो ऑल इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओके, चैप्टर 6। ठीक है, जैव प्रक्रम, ओके, बायोलॉजी। ठीक है, यानी जीव विज्ञान, ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 26 क्वेश्चन हम लिए हैं। कितना लिए हैं? 26 क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वो भी ऑल में रखिएगा। ठीक है, तभी नए नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ। ठीक है, ऑक्सीजन, ओके, NO2, फिर जल H2O। देखिए ये सभी चाहिए। ठीक है, ओके, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो पर्याप्त पोषक खाद्य पदार्थ भी, ऑक्सीजन भी और जल भी। ठीक है, ये सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन 2 यहाँ पर है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन लिख लेते हैं वीवीआई क्वेश्चन। ये ऑप्शन है CO2, जल है, क्लोरोफिल है, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। स्वपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी सभी हरे पादप जो होते हैं पेड़ पौधे तथा नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया आप पढ़े होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश भी है। ठीक है, ओके, इतना चीज़ चाहिए तभी जो है हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना खाना बना पाएंगे। ठीक है, ओके, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आप जरूर पढ़े होंगे। हम यहाँ कुछ लिए हुए हैं यहाँ पर स्वपोषी पोषण के बारे में कुछ यहाँ पर। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो स्वपोषी पोषण के अलावा आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है, उसके उप उत्पाद क्या है, अथवा प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है, देख सकते हैं। क्लोरोफिल, ठीक है, चाहिए। इसकी सहायता से क्या करता है? हरे पादप जो होते हैं वो सौर ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिजों जैसे कच्चे पदार्थों से क्या खाद्य संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा है सूर्य का प्रकाश या ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, जिसे स्वपोषी ग्लूकोज के रूप में संचित ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चाहिए, या प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत ग्लूकोज के निर्माण का एक प्रमुख घटक है। अगला चौथा है जल है, यह भी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है, जल। स्वपोषी पोषण तथा प्रकाश संश्लेषण के उप उत्पाद जो है वह ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है।
और कुछ जल भी बनता है, ठीक है। ओके, जल का भी कुछ निर्माण होता है। ओके, अब आगे है यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो क्लोरोफिल इंग्लिश में, हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं इसे। तो पत्तियों के हरित लवक से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल से लेता है। जल एवं पोषक तत्व मृदा से लेता है और सूर्य का प्रकाश सूरज से लेता है, ठीक है। यहाँ पर हम चित्र देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का दर्शाया हुआ है, ठीक है। ओके, यहाँ पर ग्लूकोज और O2 का यहाँ पर निर्माण होगा, ये उत्पाद में हो जाएगा, और बाकी यहाँ पर अभिकारक में हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चित्र यहाँ पर हम ले लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त एक सभी है, ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा क्या है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। अपना एक खाना जो है, भोजन स्वयं नहीं बनाते हम लोग, हरे पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उस पर निर्भर रहते हैं। तो हो जाएगा सही आंसर, हरे स्वपोषी पौधों पर हम लोग, ठीक है, निर्भर रहते हैं। तो सी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विषम पोषी जो जीव है अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। देखिए VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, VVI क्वेश्चन है ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो सी ऑप्शन सही होगा, हरे स्वपोषी पौधों पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पादप परजीवी है, परजीवी क्या है, ठीक है, एक पादप परजीवी बताना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, जंतु परजीवी नहीं पूछ रहा, पादप पूछ रहा। परजीवी भी यहाँ पर दो भाग में बांटा है, ठीक, जैसे पादप परजीवी होता है, एक जंतु परजीवी होता है, ठीक है। एनिमल जो आता है, प्लांट है वो, एक एनिमल आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर जो परजीवी है तो पूछा, पादप पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते, पीपल है, नीम है, अमरबेल है और बेल दिया है, ठीक है। तो अमरबेल इसका सही आंसर होगा, एक पादप परजीवी है। अब परजीवी क्या होता है ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं। हम यहाँ पर अमरबेल का चित्र लिए हैं एक, ठीक है। अमरबेल यहाँ पर हम देख सकते हैं, पीला रंग का जो दिख रहा है, ठीक है। ये पेड़ पर, किसी पेड़ पर रहता है, ठीक है। वो अमरबेल लता है ये, ठीक है। क्या है ये, लता है, ठीक है। और ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, ये जो पेड़ पर, जिस पेड़ पर रहता है उसका बनाया हुआ खाना ये उपयोग करता है, ठीक है, अमरबेल। तो परजीवी क्या होता है, परजीवी किसे कहते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। परजीवी क्या होता है कि कुछ अन्य जीव, जो जीव या पादप ले लीजिए, ठीक है, एनिमल या प्लांट ले लीजिए, पौधों और जंतुओं को, ठीक है, बिना मारे उनसे क्या करता है, पोषण प्राप्त करते हैं, यानी भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरबेल हम ले लेते हैं, ठीक है। अमरबेल तो यहाँ पर पादप में आ जाएगा अमरबेल, ठीक है। और अगर जंतुम बात कर लेते हैं, जंतुम ले लेते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं किलिनी, ओके, किलिनी, ठीक है। किलिनी देखा होगा, ये एनिमल में आ जाएगा, ये जानवर में आ जाएगा, ये भी परजीवी है किलिनी, ठीक है। हम फोटो कुछ लिए हैं। फिर जूं, ठीक है, जूं, ओके, ये भी एनिमल में आएगा, हम एनिमल की बात कर रहे हैं। लीच आता है, ठीक है, लीच, ओके, लीच LEECH होता है, लीच इंग्लिश में है, और हिंदी में कहते हैं जौंक कहते हैं, आप देखे होंगे जौंक, ठीक है, जौंक, ओके। तो ये भी एक जानवर मतलब जंतु परजीवी में आ जाएगा, ये पादप में नहीं आएगा, ठीक है। और एक होता है फीता कृमि जो पेट में रहता है, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके, एनिमल यानी जानवर परजीवी आ जाएगा ये, ठीक है। ओके, इंग्लिश में जो फीता कृमि को टेपवर्म कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टेपवर्म, ठीक है, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, ठीक, टेपवर्म कहते हैं, ओके। टेपवर्म यानी फीता कृमि, ठीक है। फीता कृमि यहाँ पर हो जाएगा ये जो परजीवी यानी एनिमल परजीवी हो जाएगा, ठीक है, टेपवर्म, ओके। चलिए हम चित्र अब देख लेते हैं, ठीक है। ये तो अमरबेल हो गया, ठीक है, अमरबेल हो गया ये, ठीक है। ये हम देख सकते हैं एक पेड़ पर जो है ये लता के रूप में जो रहता है, ठीक है। और ये जो ये पेड़ अपना भोजन बनाता है उसका ये उपयोग करता है, ठीक है। तो परजीवी पोषण में क्या होता है कि पोषण की वह विधि
ठीक है, कहा जाए पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी जो है अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। हम देख सकते हैं कि जो अमरबेल जो है यहाँ पर ये पेड़ से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है ना, तो परजीवी पोषण कहलाता है। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। तो अमरबेल यहाँ क्या हो जाएगा, परजीवी। अमरबेल जो है ये पेड़ से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, और परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। तो ये जो पेड़ हो गया, ये जो पेड़ हो गया वो पोषी होगा, ठीक है, ये जो पेड़ है वो पोषी हो जाएगा, और अमरबेल क्या हो जाएगा यहाँ पर, परजीवी हो जाएगा। तो वही परजीवी का नाम बताना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर पादप परजीवी पूछ रहा था, तो अमरबेल यहाँ पर पादप परजीवी हो जाएगा। और भी पादप परजीवी हम चित्र यहाँ नीचे लिए हैं, देखिए ये जो देख रहे हैं ना, एक कौन सा पादप परजीवी है, ये जो चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, देख रहे हैं पेड़ पर जो लगा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, ओके, गेंद जैसा, फुटबॉल जैसा गोले गोले, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ओके है। ये जो क्या अपना खाना जो है इस पेड़ से प्राप्त करता है ये, ठीक है। तो ये इसका नाम क्या है, इसका नाम यहाँ पर आकाश बेली है। आकाश बेली, अब तो आप यहाँ पर कहिए इसको मिस लट्टू कहिए, ठीक है, मिस लट्टू कहिए, ठीक है, ओके, मिस लट्टू। ये तना परजीवी आ जाएगा, तना आ जाएगा। अमरबेल तो लता में था वो, ठीक है, वो लता में था, ये तना में आ जाएगा। ये चित्र है, ठीक है, ये पादप परजीवी हो गया। तो दो हम पादप परजीवी देखें, अमरबेल देखें, एक आकाश बेली, आकाश बेली तो कहिए मिस लट्टू कहिए। और तीसरा हम एक ले रहे हैं रेफ्लेसिया, देख रहे हैं ये जो फूल है, ठीक है, फ्लावर, ओके, दिख रहे हैं, ओके। ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है ये इसका नाम क्या है, रेफ्लेसिया है, ठीक है, रेफ्लेसिया इसका नाम है, ठीक है। ये एक पादप परजीवी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पादप परजीवी जो जड़ में रहेगा, ठीक है, नहीं जड़ पादप परजीवी आ जाएगा, ठीक है, जड़ पादप परजीवी है रेफ्लेसिया। इसका वजन जो होता है, एक फूल का वजन 10 केजी लगभग होता है, 10 केजी, यानी 7 से 10 केजी, मानिए 7 से 10 केजी तक लगभग इसका एक वजन होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। ये किस देश में मिलेगा, तो आपको मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगल में मिल जाएगा, मलेशिया और इंडोनेशिया के जंगल में ये आपको मिल जाएगा, ये फूल जो है दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो देश का यहाँ बात किया जाए तो कौन सा देश हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा। मलेशिया में ये मिलता है, मलेशिया के जंगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये ओके। तो इंडोनेशिया, ठीक है, दो देश में बात की है, ये ज़्यादा मिलता है, ठीक है, यहाँ पर कि जंगल में आपको मिल जाएगा, इंडोनेशिया मलेशिया जंगल में। रेफ्लेसिया कहते हैं, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है ये, 10 केजी इसका वजन है। ये जड़ में आएगा, जड़ पादप परजीवी हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, दूसरा हो गया यहाँ पर आकाश बेली तो मिस लट्टू कहिए, और तीसरा हम ऊपर देखे थे यहाँ पर चित्र में, हम पादप में देखे थे तो अमरबेल देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो सी है ना, ये यहाँ पर सही होगा। ये पादप वाला बात हो गया, ठीक है। लेकिन जानवर परजीवी में अगर देखेंगे हम लोग, एनिमल में देखेंगे, ये तो प्लांट में हो गया। तो एनिमल में हम यहाँ पर कुछ चित्र लिए हैं, जरा से देख लेते हैं इसके बारे में भी। एनिमल ये देखिए, ठीक है, ये एनिमल में आ जाएगा। ये हो गया किलिनी हो गया, ठीक है, किलिनी, हम ऊपर देखिए लिखे भी थे एक बार, किलिनी, ठीक है, एक किलिनी हो जाएगा। एक गाय भैंस बकरियों में, जानवर में नहीं होता है एक किलिनी, ठीक है। ये रक्त चूसक होता है, रक्त चूसक यानी ब्लड चूसता है जानवर के शरीर से लेता है, ठीक है। ये भी परजीवी हो गया। दूसरा हो गया, हम यहाँ पर देख सकते हैं जू हो गया, ठीक है, ओके, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब जू हो गया, ओके, ठीक है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं चित्र, जू, ठीक है, एक परजीवी है जो मनुष्य के शरीर में पैदा हो जाते हैं, या सामान्यतः बालों में पाए जाते हैं, ठीक है, बालों में, ओके। नर एवं मादा जू, माचिस की तिल्ली की नोक से तुलना, ये सब जो है ना सभी जू हो गया, ठीक है। भारतीय स्त्रियों में बाल रखने की प्रथा है, हर सौभाग्यवती नारी बाल रखना पसंद करती है। मनुष्य शरीर में जो परजीवी पैदा हो जाते हैं उनमें जू मुख्य है, जू को दूसरे नामों से बुलाते हैं, चिलुआ इनका दूसरा नाम है, ठीक है। दोनों में जो पहचान होती है उसमें चिलुआ सफ़ेद रंग का होता है और जू जो होता है वो काले रंग का होता है। जू सिर के बालों में पनपता है और चिलुआ जो होता है वो शरीर में पहने गए कपड़ों में पसीने वाले स्थानों में पैदा हो जाते हैं। दोनों का काम ही सही, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें, ये जू हो गया यहाँ पर, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर है। तो दो गो यहाँ पर हम ये जो एनिमल परजीवी में देखें, यहाँ पर एक किलिनी था, इसका नाम क्या है, किलिनी, ठीक है, और ये हो गया जू हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जोंक, आप तो ये तो देखे होंगे, ठीक है, ओके।
ठीक है, किसान है तो आपको खेतों में मिल जाएगा ये, ठीक है। ओके, जॉक हो गया ये, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीच बोलते हैं, LEECH, लीच बोलते हैं, लीच, ठीक है। हिंदी में जॉक हो गया, ये जॉक बहुत खतरनाक है ये, ठीक है। ओके, ये रक्त चूसा कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसका चित्र हम और लिए थे रक्त का, देख लेते हैं, आगे हम देख लेंगे, ठीक है। ओके, देखिए जॉक हो गया यहाँ पर, ठीक है, हम देख सकते हैं जॉक है ना, किस तरह से चिपकता है शरीर से ही, देख रहे हैं कितना खतरनाक होता है। ओके, ये हो गया, ये हो गया जानवर परजीवी में आ जाएगा, ठीक है, रक्त चूसा का आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। और दो हम यहाँ देखें, एक हम यहाँ पर और लिए हैं, यानी फीता कृमि, क्या कहते हैं इसको, फीता कृमि कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में टैप वर्म बोलते हैं, टैप वर्म, टैप वर्म इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं इसको फीता कृमि, फीता जैसा ना देख रहे हैं, है ना, फीता कृमि हो गई ये, ठीक है। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर चित्र हम यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, ये रहा। ओके, इसका संरचना यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, सांप जैसा है ना, इस तरह से, ठीक है। चलिए, ये फीता कृमि होगी, ये आपको आंत में मिल जाएगा, ठीक है, पेट आप यहाँ देख सकते हैं, आंत में आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ओके, ये फीता कृमि आपको मिल जाएगा। ये हो जाएगा अंतः परजीवी हो जाएगा, अंतः परजीवी दो होता है, एक बाह्य परजीवी होता है, एक अंतः परजीवी, ठीक है। जो शरीर के अंदर होता है वो अंतः परजीवी, शरीर के जो बाहर होता है वो बाह्य परजीवी हो जाएगा, ठीक है। एनिमल में आ जाएगा, एनिमल परजीवी में आ जाएगा फीता कृमि, देख सकते हैं। ओके, ऑपरेशन किया पेट को, तो पेट से निकाला गया, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, पेट में था ये, ठीक है, आंत में होता है, कहाँ होता है, आंत में होता है, ठीक है। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ओके, हो गया क्लियर यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, ठीक है। देखो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होता है, तो यहाँ पर हम लिखे, देखिए समीकरण यहाँ पर लिए हैं, तो इधर जो लेफ्ट साइड होता है ये हो गया, ठीक है, तीर का निशान हो गया, तो जो लेफ्ट साइड होता है ये होता है अभिकारक होता है, ठीक है, ये क्या होता है अभिकारक, और ये होता है उत्पाद होता है। तो उत्पाद में हम देख सकते हैं ग्लूकोज है, C6H12O6 है, और क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बनेगा और जल भी यहाँ पर निकलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन और जल भी प्राप्त होगा। तो जो ग्लूकोज है ये उत्पाद हो गया, ठीक है, और जो बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन और जो जल हो गया ये उपवाद हो गया, उपवाद हो गया, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद उपवाद हो गया। तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, अंतिम उत्पाद क्या है इसका, तो ग्लूकोज इसका सही आंसर होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर समीकरण रहा, ठीक है। हम देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए, फिर जल चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके बाद क्या बनेगा उत्पाद साइड, तो हम देख सकते हैं ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा, ठीक है, तीन चीज़ यहाँ पर। चलिए, तो ग्लूकोज अंतिम उत्पाद हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, ऑक्सीजन फल और पत्तियाँ इसे नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन फल और पत्तियाँ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, रंध्रों का खुलना, रंध्र, ठीक है, रंध्रों का खुलना, ओके, यहाँ रंध्र हो जाएगा, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है, किस पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर, कि CO2 के सांद्रण पर, कि प्रकाश संश्लेषण पर, कि वायु के वेग पर। सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पर। आइए इसके डिटेल जानते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। रंध्रों का खुलना और बंद होना, रंध्र क्या होता है, रंध्र क्या होता है, ये पहले यहाँ पर हम जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। छठा क्वेश्चन ये है, ठीक है। देखिए रंध्र, यहाँ पर हम चित्र लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं खुला तथा बंद रंध्र, एक खुला है, ये बंद रंध्र है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चित्र यही रहा रंध्र का। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अस्टोमेटा, ठीक है, अस्टोमेटा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, अस्टोमेटा, ठीक है, STOMATA, अस्टोमेटा, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको। हिंदी में हो गया रंध्र हो गया, ठीक है। एक क्या होता है, पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो रंध्र कहलाता है, ठीक है, आपको पत्तियों में मिल जाएगा। पौधे जो होते हैं वो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जैसे, ठीक है, जैसे
जो प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं पौधों में। ठीक है, कक्षा 9 में हमने रंध्र के बारे में पढ़ा था, चित्र देख सकते हैं यहाँ पर आप। ठीक है, इसमें चित्र में हम क्या क्या द्वार कोशिकाएं हैं, रंध्र, छिद्र है और हरित लवक है। ये सब जो दिख रहे हैं ना, ये हरित लवक हो गया। ठीक है, ये सब हरित लवक हो गए, ये रंध्र, ये छिद्र हो गए यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं। और ये जो दिया गया द्वार कोशिकाएं हैं, द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ओके। अगर चित्र बनाने कहेगा तो इसी तरह से बनाइएगा आप रंध्र का। ठीक है, ओके। तो जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश जो तक आदान प्रदान के लिए, ठीक है, आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। गैसों का आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। ठीक है, ओके। इन रंध्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है, जल की भी हानि होती है। ठीक है, अब छिद्रों का खुलना और बंद होना, ठीक है, ये द्वार कोशिकाओं का कार्य है। ठीक है, जैसे छिद्रों का खुलना, ये खुला है, ये बंद हुआ, ये क्या कौन काम करता है, द्वार कोशिकाएं करता है। कौन सा, द्वार कोशिकाएं का काम है ये। ठीक है, द्वार कोशिकाएं, ओके। जब जल अंदर जाता है, द्वार कोशिकाओं में क्या होता है कि जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है तो छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये हुआ चित्र। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं एक्स्ट्रा यहाँ पर कि दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा A तथा B द्वारा नामांकित भागों के नाम तथा प्रत्येक का एक एक कार्य लिख दीजिए। अस्टोमेटा, अस्टोमेटा, तो ये जो A नंबर में यहाँ पर दिए गए अस्टोमेटा, अनिरंध्र, अनिच्छिद्र, ठीक है, अनिरंध्र, ठीक है, अस्टोमेटा, ओके। यानी B नंबर में क्या दिया गया, ये द्वार कोशिकाएं हैं इसमें यहाँ पर जो, ठीक है। अब कार्य क्या, अस्टोमेटा छिद्र का क्या काम है, रंध्र छिद्र का क्या काम है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान रंध्र छिद्रों द्वारा होता है। और द्वार कोशिका का क्या काम है कि रंध्र छिद्रों का बंद होना और खुलना, बंद होना और खुलना द्वार कोशिकाएं का कार्य है। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर एक, ठीक है, तो इसका काम यही रहता है, गैसों का आदान प्रदान में सहायक रंध्र का रहता है और वाष्प उत्सर्जन क्रिया में भी सहायक करता है। वाष्प उत्सर्जन क्रिया करता है ना पौधों, यानी जल का वाष्प रूप में उत्सर्जन करता है कि ना, ओके, तो इसका भी काम है। ठीक है, तो रंध्र का यहाँ पर जो है अस्टोमेटा का हम यहाँ पर दो कार्य आपको बताएं, गैसों का आदान प्रदान में सहायक होता है, एक वाष्प उत्सर्जन क्रिया में सहायक, जल का वाष्प रूप में उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन, ठीक है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया में सहायक। ठीक है, ओके, चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं एक बार, कि रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है, तब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तभी तो ये होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा तब न होगा ये, तो यहाँ पर हो जाएगा रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर किस पर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया पर, यानी प्रकाश संश्लेषण पर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, ये चित्र रहा, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन प्राप्त करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा हम जानते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव अमीबा यहाँ पर है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है ये अमीबा। तो ये जो है किस अंग की सहायता से भोजन पकड़ता है, ये देखना। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, केंद्रक है, रिक्तिका दिया गया, कुटपाद है, एगो खाद्य धानी है, यानी भोजन धानी। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुटपाद हो जाएगा। ठीक है, कुटपाद, ओके, इसके द्वारा भोजन पकड़ता है ये। अमीबा किस अंग की सहायता से भोजन पकड़ता है, अमीबा के एक अंग हो गया ये। ठीक है, किस सहायता से भोजन पकड़ता है, कुटपाद से पकड़ता है ये। ठीक है, इसका पूरा शरीर जो बना होता है एक एकल कोशिका से ही बना होता है पूरा इसका शरीर, सारा काम एक कोशिका द्वारा इसका सारा होता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो अमीबा देख लेते हैं कुछ इसके बारे में। यहाँ पर हम चित्र लिए हैं, देखिए भोजन कैसे पकड़ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन पहला देखिए, पहला, ठीक है, केंद्रक यहाँ पर है, खाद्य कंद, देखिए यहाँ पर भोजन रखा हुआ है। अब देखिए कैसे ये पकड़ेगा इसको। ठीक है, देखिए बी नंबर में देखिए चित्र, पदाव हो गया ये, पदाव। ठीक है, आ तो कुटपाद कहिए इसको, पदाव आ तो कुटपाद कहिए। देखिए धीरे धीरे ये देख रहा है, इस तरह से इसको घेर रहा है। ठीक, और ये हो गया यहाँ पर खाद्य कण हो गया ये। अब ये पूरा यहाँ पर घेर लगा इसको, खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका सी, ऑप्शन सी में देखिए आप चित्र। ठीक है, इसके बाद डी लास्ट, ये पूरा जो खाद्य कण को अंदर अपना ले लेगा पकड़, भोजन ये अपना ले लिए। ठीक, खाद्य कण को ले लिए। तो पकड़ किस से रहा है सबसे पहले देखना,
पाथ से अपना भोजन को ये पकड़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन भी वही था, कूट पाथ से अपना ये भोजन यहाँ पर पकड़ रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ कुछ लिखे हैं कि अमीबा हो जाएगा विषम पोषी पोषण में। ठीक है, तो अमीबा भोजन किस प्रकार प्राप्त करता है, उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं कि अमीबा के पोषण की विधि, ये भी पूछेगा, ये VVI क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, अमीबा के पोषण की विधि क्या है, प्राणी समभोजी, याद रखना प्राणी समभोजी है। ठीक है, या भक्षकाणु क्रिया या फैगोसाइटोसिस की विधि द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है, यानी खाद्य ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोषण की विधि हो जाएगा प्राणी समभोजी हो जाएगा, और जो ये भोजन ग्रहण करता है उस विधि का नाम क्या है, फैगोसाइटोसिस। ये भी याद रखना। ठीक है, ये दे सकता है एग्जाम में, VVI क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जब अमीबा कुटपाथ द्वारा भोजन को चारों तरफ घेर लेता है। ठीक है, हम देख सकते हैं चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है, और इसके दूसरे सिरे को स्पर्श करने लगता है, तो उस बिंदु पर झिल्ली विलीन हो जाती है, जिससे यानी खाद्यानि में बंद हो जाता है, और पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन का पाचन हो जाता है। इस तरह से भोजन ग्रहण कर लिया वो। तो अमीबा के किस अंग में पाचन क्रिया संपन्न होती है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, पाचन क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो भोजन पकड़ा, कुटपाथ पकड़ रहा है। ठीक है, लेकिन किस अंग में पाचन क्रिया संपन्न होती है, ये भी VVI क्वेश्चन यहाँ से है। ठीक है, तो ये भोजन धानी में, यानी खाद धानी कहिए इसको आप, खाद धानी। ठीक है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर दिया कि वह कौन एंजाइम है जो अमीबा में स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। ठीक है, तो एमाइलेज हो जाएगा। ठीक, एमाइलेज एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, तो बस 3 क्वेश्चन यहाँ पर है हम लिए थे, और इम्पोर्टेंट है इन तीनों। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पूछ सकता है अमीबा से यहाँ क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं। तो कुटपाथ से ये भोजन को पकड़ता है। ठीक है, ओके, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर 8वां और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है, कि पायरुवेट के विखंडन से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल और तथा ऊर्जा देता, और यह क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया कहाँ होती है, इसमें स्टूडेंट गलती कर सकता है। ठीक, यहाँ पूछ रहा है कि पायरुवेट के विखंडन, तो ये क्रिया कहाँ होता है, ये क्रिया माइटोकॉन्ड्रियम होता है, और इसका जो निर्माण होता है, ठीक है, इसका निर्माण पूछा जाए, ओके, तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है कोशिका द्रव में। तो दोनों ऑप्शन मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ए यहाँ पर गलत होगा, ए यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, यहाँ पर विखंडन से पूछ रहा है। ये क्रिया कहाँ होता है, ये क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर चित्र लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो एक कोशिका द्रव में, तो इसका जो निर्माण यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो पायरुवेट बना। ठीक है, पायरुवेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो होता है ये श्वसन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, श्वसन से संबंधित है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में कार्य होता है। ठीक है, पायरुवेट का विखंडन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर लिखा है, और बनता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये होता है, ईस्ट में होता है, इसमें एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में, तो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, अगर निर्माण पूछेगा ना, निर्माण कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, लेकिन ये क्रिया जो पायरुवेट का जो विखंडन होता है वो कहाँ होता है, पायरुवेट का विखंडन जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और विखंडन से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल और ऊर्जा मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि पायरुवेट के निर्माण की क्रिया कहाँ होती है, निर्माण यानी, तो ये कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर यही है यहाँ पर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाल रक्त कोशिकाएं यानी WBC, ठीक है, सॉरी RBC होगा, RBC रेड ब्लड सेल, और एक होता है WBC होता है। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी RBC में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, किसका वहन करता है, तो ये वहन नाइट्रोजन का नहीं करता है, ये करता है ऑक्सीजन का करता है। ठीक है, यानी O2 का। ठीक है, हाइड्रोजन का भी नहीं,
और यहाँ पर चौथा ऑप्शन है प्रोटीन दिया गया, एक करता है किसका, ऑक्सीजन का वहन करता है। देखिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं और जरा समझने का प्रयास करते हैं इसे, ठीक है। जैसे पहले इसे पढ़ लेते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे रुधिर यहाँ पर दिया गया, ठीक है, यानी रक्त हो गया, ठीक है। एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तो इसके दो पार्ट हो गया, एक हो गया प्लाज्मा हो गया, एक हो गया रुधिर कणिकाएँ यानी रुधिर कोशिका, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं रुधिर कणिकाएँ, ठीक है। तो ये प्लाज्मा जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें 90% जल और 10% होता है कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक होता है। अब रुधिर कणिकाएँ 3 भाग में बांटा है, एक होता है लाल रक्त कणिकाएँ, एक होता है श्वेत रक्त कणिकाएँ, एक होता है प्लेटलेट्स। इससे भी क्वेश्चन देता है एग्जाम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है, ठीक है। प्लेटलेट्स से भी आता है। एक क्या करता है काम, यहाँ पर हम कार्य लिख दिए हैं, तो प्लेटलेट्स का क्या काम है, रक्त का थक्का जमाना, ठीक है, रक्त का थक्का जमाना। जैसे अगर हमें चोट लग गया तो रक्त बहते रहता है ना, तो अगर रक्त का बहना बंद हो जाता है वो प्लेटलेट्स काम करता है, ठीक है। और श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करता है, जो WBCA है, ठीक है, WBC है ए, ठीक है। तो रोगाणुओं व जीवाणुओं का भक्षण करना है, ठीक है। अगर कोई आदमी जिसे शरीर में अगर श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड में श्वेत रक्त कोशिकाएं कम हो जाए तो ज़्यादा बीमार होगा आदमी, ठीक है। ओके, चलिए तो आगे देख लेते हैं। और ये लाल रक्त कोशिकाएं क्या करता है काम, लाल रक्त कणिकाएं एक काम करना है, इसका काम है ऑक्सीजन का वहन करना, यानी ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है। इसी में होता है हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस यही था, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन था कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है, तो ऑक्सीजन का ही ये वहन करता है, ठीक है। अगर देखिए क्वेश्चन है इस तरह से है, हम लिए यहाँ कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकता है अगर कमी हो जाए तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं, इसका आंसर है कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो रंजन होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन करता है, और फेफड़े में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर फेफड़े में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर पूरे शरीर में जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन के अवशोषण की दर घट जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पादन घट जाता है और शरीर की जैविक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती है। इससे मस्तिष्क तथा पूरे शरीर कार्य क्षमता घटती है, पूरे शरीर की कार्य क्षमता घटती है। और हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है ये भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया कहते हैं, यानी यही रोग होता है यहाँ पर, ठीक है। ओके, क्लियर है। चलिए, और एक वो पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऊपर वाला क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। ओके, चलिए कंप्लीट है, कोई डाउट नहीं इसमें है। लाल रक्त कोशिकाएं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन किसका वहन करता है, ये ऑक्सीजन का वहन करता है, ठीक है। हम देखिए यहाँ पर कुछ और लिए हैं, जैसे मनुष्य में 2 तरल पदार्थों नाम बताइए तो जो वहन में शामिल करा है, तो एक रुधिर हो गया और एक लसिका हो गया, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, लसिका से भी संबंधित क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में लसिका बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है, लिम्फ, LYMPH, लिम्फ हो गया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको लिम्फ कहते हैं, ठीक है। ये भी दोनों लिक्विड होता है, ठीक है, यानी तरल पदार्थ नाम बताना। ये भी लिक्विड, ब्लड भी लिक्विड होता है और लसिका भी लिक्विड होता है। लसिका का क्या काम है, लसिका जो है वसा का वहन करता है, ठीक है। किसका करता है, वसा का वहन। आगे हम क्वेश्चन दिए हैं, ये वसा का वहन करता है, ठीक है। रुधिर का तरल हिस्सा क्या है, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये तरल हिस्सा होता है, ठीक है। हम यहाँ पर देखें ना, तरल, ठीक है, ये तरल के रूप में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो तरल के रूप में होता है, ठीक है। चलिए, ओके, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। रुधिर का तरल हिस्सा क्या है, तो प्लाज्मा, ठीक है। ये भी VVI क्वेश्चन दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, एग्जाम में। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन बस आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आसान था कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो हीमोग्लोबिन है किसका वहन करता था, ऑक्सीजन का वहन करता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, यानी कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो ये 2 होता है, ठीक है। यानी चैम्बर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चैम्बर बोलते हैं कोष्ठकों, यानी कच कहिए आप, ठीक है। मछली के हृदय में कच की संख्या कितना है, तो 2 होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे मनुष्य के हृदय के 2 प्रमुख हिस्सों के नाम बताइए। हृदय के 2 प्रमुख हिस्से, तो एक होता है अलिंद, एक होता है नीलय। तो मनुष्य में 4 होता है, 4 कच होता है, ठीक है।
एक बायां एलिंग एक दायां एलिंग, एक बायां निलय एगो दायां निलय, ठीक है। बायां दायां दूगो हुआ यहाँ पर एलिंग, और बायां दायां दूगो यहाँ पर निलय हुआ, कितना हुआ 4 हुआ ना। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक यानी चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। और मछली के हृदय में कितने कोष्ठक यानी कितने चैम्बर होते हैं, तो 2 चैम्बर होते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन में से एक जरूर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी VVI क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। ओके चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मछली और मनुष्य दो ही पूछ सकता है, ठीक है। चैम्बरों की संख्या यहाँ पर 2 ही से पूछेगा, मछली से और मनुष्य से ही पूछेगा। किताब में बस ये 2 पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है चैम्बर के बारे में। और हाँ इससे क्वेश्चन एक और दे सकता है, मछली से संबंधित दे सकता है इस तरह से, श्वसन अंगों के नाम बताइए जो सांस कहाँ से लेता है। तो मछली कहाँ से लेता है, मच्छर कहाँ से लेता है, और केचुआ कहाँ से लेता है, और कुत्ता कहाँ से लेता है, ठीक है। वो श्वसन अंगों का नाम बताना है सांस। तो मछली लेता है गिल से, ये भी याद रखना, ठीक है। गिल से कहाँ से लेता है, गिल से लेता है, ठीक है। और जो मच्छर है वो ट्रेकिया, और केचुआ हो गया त्वचा से, और कुत्ता हो गया वो फेफड़े से। कहाँ से, फेफड़े से हुआ, ठीक है। ये भी याद रखना। ओके चलिए तो क्लियर हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कट जाने पर कौन सी कोशिकाएं रक्त का बहाना रोक देती है, ठीक है। तो ऑप्शन है लसिका है, नेफ्रॉन है, प्लेटलेटस और धमनी। तो हम ऊपर देखें ना, प्लेटलेटस एक काम करता है, ठीक है। रक्त का थक्का यानी रक्त का बहना, ठीक है, रक्त का बहना रोक देगा। वो कौन काम करेगा, प्लेटलेटस कहेगा। अगर आप चोट लगा आपको, खून आपका कुछ देर बाद देखते हैं बंद हो जाता है, तो ये काम कौन करता है, प्लेटलेटस करता है ये काम, ठीक है। अगर किसी शरीर में प्लेटलेटस नहीं रहेगा, ठीक है, मानो कि उसके शरीर में प्लेटलेटस नहीं है, तो क्या होगा, उसका रक्त का जो बह रहा है वो नहीं रुकेगा, ठीक है। यहाँ पर तो एक प्लेटलेटस यहाँ पर काम करता है, रक्त का थक्का यानी रक्त का बहाना रोक देगा, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का, ठीक है, बनाना ये काम है, प्लेटलेटस का काम यहाँ पर है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या करें, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखेंगे अब हम लोग। से पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। ओके तो ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, श्वसन द्वारा, कि पतझड़ द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा वाष्पो उत्सर्जन द्वारा, ठीक, वो भी जल से छुटकारा, ठीक, सिर्फ जल यहाँ पूछ रहा है। ओके तो देखिए यहाँ पर हम एक चित्र लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं जल वाष्प यहाँ पर हो रहा ना, ठीक है, जल वाष्प द्वारा यहाँ पर, ठीक है। ओके तो एक ब्रिज में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति हम देख सकते हैं, ऊपरी मुखी ऊपर जा रहा ना ये, ठीक है, इस तरह इधर यहाँ पर निकल रहा है ना, जल वाष्प बन के, ठीक है। तो ये वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका सही आंसर वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा। अब होता क्या है वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पो उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। अब पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का 2 महत्व लिखना है। तो यहाँ पर पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या होगी, देखिए यहाँ पर जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल पहुँचाने में सहायक होता है, और खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक होता है। देख सकते हैं ऊपरी मुखी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इस तरह से पहुँचा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पर जो आंसर इसका हो जाएगा ना, ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, ठीक है। इससे हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और लिए हुए हैं। देखिए उत्सर्जन, तो उत्सर्जन हमें जो किताब में पढ़ना है वो पादप में वो उत्सर्जन पढ़ना है, एक मनुष्य में उत्सर्जन पढ़ना है, ठीक है, यानी मानव में उत्सर्जन पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। तो पादप में उत्सर्जन देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं, अथवा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर हम जरा सा पढ़ते हैं आंसर इसका। जीवों की तरह पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है, लेकिन पौधों में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। पौधों में विभिन्न पदार्थों का उत्सर्जन निम्नलिखित प्रकार से होता है। देखिए तो पहला यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न, जैसे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पन्न जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जी उत्पाद है, ठीक है, जिनका उत्सर्जन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा होता है। ये उत्सर्जी उत्पाद हो गया यहाँ पर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि पौधों द्वारा प्राप्त किए गए अतिरिक्त जल जो है वो उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, ठीक है। इसमें रंध्र मुख्य भूमिका निभाते हैं। और तीसरा यहाँ पर है कि पत्तों के गिरने तथा छाल के उतरने से उनमें संग्रहित उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन होता है। चौथा है कुछ अन्य उत्सर्जी पदार्थ जैसे रेजिन ले लीजिए, गोंद आदि जाइलम नालियों में जमा हो जाते हैं।
अतिरिक्त लवण जल वाष्प के माध्यम से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पादपों में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ क्या है। तो पादपों में प्रमुख उत्सर्जित पदार्थ हो गया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, अतिरिक्त जल है, लवण है, रेजिन है, गोंद है, लेटेक्स आदि है। ठीक है, तो इसका उत्सर्जन सही वाष्पोत्सर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा कैसे पाते हैं, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पाते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, क्या काम करता है वृक्क। ठीक है, वृक्क यानी किडनी, इंग्लिश में किडनी बोलते हैं इसको। ठीक है, किडनी। ओके, तो पोषण से कि शोषण से, उत्सर्जन से कि परिवहन से, ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, ओके, वृक्क। तो यहाँ पर हम कुछ चित्र भी लिए देख सकते हैं। वृक्क दो होता है, एक जोड़ा। ठीक है, एक जोड़ा वृक्क होता है, देख सकते हैं। ये वृक्क यहाँ पर रहा, ये बायां वृक्क है और ये दायां वृक्क इधर है। ठीक है, यानी किडनी, बायां किडनी और दायां किडनी यहाँ पर देख सकते हैं, एक जोड़ा रहता है। तो ये मानव उत्सर्जन का चित्र है, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है वृक्क। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है हम यहाँ पर कुछ लिए, जैसे उत्सर्जन। उत्सर्जन यहाँ पढ़ना है, एक मानव में पढ़ना है, पादप में। पादप में ऊपर देखें हम, अब देखिए यहाँ पर है कि मानव के उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंगों का नाम बता दीजिए। तो एक जोड़ा वृक्क होता है, एक जोड़ा किडनी होता है। ठीक है, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, चित्र भी हम यहाँ पर दिए हैं, ऊपर भी हम यहाँ पर देखे थे। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, मनुष्य में वृक्क के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, इसका क्या काम है यहाँ पर हम देख सकते हैं। पहला काम है कि वृक्क द्वारा अपशिष्ट पदार्थों का फिल्ट्रेशन करके मूत्र निष्कासन। दूसरा यह ग्लूकोज एमिनो अम्ल का पुनः अवशोषण करके उपयोग करना। ठीक है, दो कार्य यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो इनका जो आंसर होगा उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, उत्सर्जन। वृक्क जो है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित क्या है, उत्सर्जन से, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पादप में जाइलम उत्तरदायी, जाइलम क्या काम करता है। जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए है। ठीक है, भोजन के वहन के लिए ही नहीं, अमीनो अम्ल के लिए नहीं, ऑक्सीजन के वहन के लिए नहीं। पादप में जो जाइलम है उत्तरदायी क्या है, जल के वहन के लिए। जाइलम याद रखिएगा, बहुत आसान है, जाइलम यानी जल, जाइलम यानी जल। ठीक है, अब देखिए ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम नीचे लिखें कि एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। ठीक है, में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है, जाइलम और एक फ्लोएम, ध्यान दिया। तो जाइलम यहाँ पर है, जाइलम क्या करता है, खनिज तथा जल को भूमि से अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों में पहुँचाता है, जबकि फ्लोएम जो है वो तैयार भोजन को, ठीक है, ये भोजन तथा शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में पहुँचाता है। तो जाइलम का अलग काम है और फ्लोएम का अलग काम है। जाइलम का काम है खनिज, लवण तथा जल को पहुंचाना, और फ्लोएम का काम है भोजन तथा शर्करा को पहुंचाना। ठीक है, जाइलम मृत उत्तक है, जबकि फ्लोएम क्या है, सजीव उत्तक है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन सरल भौतिक गति है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि फ्लोएम द्वारा जो खाद्य पदार्थों का परिवहन एक सक्रिय क्रिया है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं द्वारा होता है, जबकि फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन जो है चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की सहायता से होता नहीं की मदद से होता है। अब देखिए यहाँ पर हम साफ साफ लिख दिए। ठीक है, पौधों में निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। जल, जल का कौन करता है, जाइलम द्वारा आता है। खनिज का कौन करता है, जाइलम। खनिज और जल का वही करता है, भोजन का सिर्फ करता है यहाँ पर फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर क्वेश्चन 15 क्या है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन पूछ रहा नहीं, O2 पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में O2 बाहर निकलता है, H2O के अणुओं का उपचयन होगा, यानी जल का। ठीक है, जल के अणुओं का उपचयन होकर O2 गैस बाहर निकलती है, यानी O2 गैस। ठीक है, ओके, यानी ऑक्सीजन। H2O यानी जल के अणुओं का उपचयन होता है, तो जल यहाँ है जल से। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा ए। लेकिन इसमें स्टूडेंट गलती कर सकता है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सही कर देंगे, लेकिन CO2 अणुओं का उपचयन नहीं, इसमें अपचयन होता है। अपचयन होकर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होती है इसमें। ओके, चलिए, तो यहाँ पूछा है ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये हो जाएगा जल से, सही आंसर इसका जल से हो जाएगा, याद रखना। ओके, हम यहाँ पर समीकरण लिए हैं। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का यहाँ पे। ओके, एक संतुलित समीकरण है यहाँ पर हम लिए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जल का, ठीक है, जल से यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन बनता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। उत्पाद ये हो गया, अभिकारक हो गया, मतलब यहाँ बन रहा है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ओके, और जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जो बनता है वो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है अपचयन होकर यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम पाया जाता है, देखिए मैग्नीशियम क्लोरोफिल में मिलता है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में मिलेगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। और जेक बोर्ड के जो स्टूडेंट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो होते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन वहाँ पर आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कि शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थ को खाली स्थान क्या कहते हैं? तो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? एंजाइम। यहाँ भरेंगे, एंजाइम भरेंगे। शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक पदार्थों को क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम खालिस्तान है क्या? उसका नाम है सेलाइवरी एमाइलेज नाम है इसका, ठीक है। लार में यही एंजाइम जो होता है पाया जाता है, यही, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीर्घरोम खालिस्तान में पाए जाते हैं। तो ये जो दीर्घरोम होता है वो क्षुद्रांत में पाए जाते हैं, ठीक है। दीर्घरोम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत में पाए जाते हैं। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत होता है, ठीक है। छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 यहाँ पर क्या दिया है? खालिस्तान द्वारा रंध्रों में CO2 और O2 का विनिमय होता है, यानी गैसों का विनिमय होता है यहाँ पर, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो विसरण प्रक्रिया द्वारा। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा रंध्रों में क्या होता है कि CO2 और O2 का विनिमय होता है, यानी गैसों का विनिमय होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? विसरण भरेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? मानव हृदय में खालिस्तान कोष्ठक यानी चेम्बर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चेम्बर, अरे हिंदी में हो गया यहाँ पर कक्ष, ठीक है, कक्ष बोलिए, ठीक है। यानी होते, यानी कितने होते? मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 चैम्बर होते हैं। और एक मछली वाला पूछेगा, मछली में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। तो आइए हम चित्र देखते हैं, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर चित्र लिए हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें होता है दायां अलिंद एक हुआ, ठीक है, एक बायां अलिंद, तो क्या हुआ? 2 हुआ। एक दायां निलय 3 हुआ, और बायां निलय और अलिंद, ठीक है। तो अलिंद दायां और बायां, और निलय में दायां और बायां, तो हुआ 4 चैम्बर हुआ। 1 2 3 और 4 चैम्बर होता है, ठीक है। और मछली या तो यहाँ पर मनुष्य अत मछली, 2 में से कोई जरूर पूछ चैम्बर के बारे में, ठीक है। 2 ही चैम्बर बारे में यहाँ पढ़ना है, एगो मछली में और एगो मनुष्य में पढ़ना है, ठीक है। यानी कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, और मछली हृदय में जो होता है वो कितने चैम्बर होते हैं, ठीक है। चलिए, तो मछली जो हृदय में होता है वो 2 चैम्बर होता है, और मनुष्य हृदय में 4 चैम्बर होता है, याद रखना। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा का वहन शरीर के अंदर खालिस्तान के माध्यम से होता है। देखिए ये लसिका के माध्यम होता है, ठीक है। 2 जो पदार्थ होता है वो लिक्विड होता है, यहाँ पर हम बात किए थे, ऊपर भी देखे थे, ठीक है। एक रक्त और एक लस्सी का बात किए थे। तो वसा का वहन जो तो शरीर के अंदर, ठीक है, खालिस्तान के माध्यम से होता है, ये करता है लसिका करता है। क्या करता है? लसिका, ठीक है। चलिए, इसको इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वसा का वहन शरीर के अंदर, ठीक है, किसके माध्यम से होता है? ये लसिका के माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पौधों में खनिज का परिवहन खनिज लवण द्वारा होता है, ये कौन करता है? जाइलम, जल और खनिज का परिवहन यही करता है, ठीक है। ऊपर भी हम देखे थे यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? ये फ्लोएम करता है, ठीक है। खालिस्तान द्वारा होता है, तो यहाँ पर फ्लोएम भरेंगे, ऊपर हम देखे भी थे, ठीक है। तो यहाँ क्या भरेंगे? फ्लोएम भरेंगे, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 25 यहाँ पे क्या करें? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विरिक यानी किडनी की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई खालिस्तान क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन अंग्रेजी में है, हिंदी में क्या कहते हैं?
यहाँ विरिकानु कहते हैं। क्या कहते हैं? विरिकानु। हम यहाँ पर चित्र भी लिए, एक विरिकानु की रचना हिंदी में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो विरिक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे, यहाँ पर कुछ डिटेल लिए हैं। ठीक है, तो विरिक की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है हम यहाँ पर जरा जानते हैं इसके बारे में। तो मनुष्य के विरिक यानी किडनी में लाखों पतली कोशिकाएं होती जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। यह रुधिर कोशिकाओं को गुच्छों के रूप में होता है। इसका कार्य क्या है? मूत्र को छानना तथा उसका निष्कर्षण करना इसका काम है। ठीक है, ओके, नेफ्रॉन का। ठीक है, यहाँ पर तो देख लिया। तो नेफ्रॉन यानी ये अंग्रेजी में है, हिंदी में विरिकानु या विरिक नलिका का एक स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। एक चित्र रहा यहाँ पर, हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र यहाँ पर रहा। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं कि विरिकानु यानी नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मानव शरीर में गुर्दे द्वारा उत्सर्जन किस प्रकार होता है? गुर्दे में मूत्र निर्माण के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। इसी में एक विधि आता है यहाँ पर, जो क्रिया विधि में आप पढ़िएगा तो आता है चयनात्मक पुनर्अवशोषण। ठीक है, विरिक नलिका में चयनात्मक पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ से हम एक क्वेश्चन पूछेगा किस क्रिया विधि द्वारा। ठीक है, तो आगे हम क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, इसी में पढ़ना है अपोहन। ठीक है, यानी डायलिसिस किसे कहते हैं, इसी पढ़ना। ठीक है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन इसी से मिलेगा कि विरिक नलिका में खाली स्थान पुनर्अवशोषण होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा चयनात्मक। अभी तो यहाँ पर हम देखें, ठीक है, चयनात्मक यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण होता है, पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या भरेंगे? यहाँ पर भरेंगे चयनात्मक, चयनात्मक भरेंगे। क्या भरेंगे? चयनात्मक पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हम विरिक से यानी किडनी से, यहाँ पर नेफ्रॉन से संबंधित। ठीक है, तो विरिक नलिका में, ठीक है, चयनात्मक पुनर्अवशोषण होता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ मेरा 26 क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर थे। आप ऐसे कीजिए, सभी नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर जो बायोलॉजी का होगा वो लेकर आते हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ओके, बाय।